हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 कंपनी लॉ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, ये मैंने उठा ली अपनी कलम और इस कलम से करेंगे धमाल। उससे पहले हम सिलेक्ट करते हैं पेन। ये चलो 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 चलो, ये हो गया पेन सिलेक्ट। ठीक है, ये आया। क्या हमारे पास टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी ओवर द अदर बिजनेस फॉर्म्स। देखो, अदर बिजनेस फॉर्म क्या होता है ये मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं। अदर बिजनेस फॉर्म का मतलब हुआ कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ठीक है, नॉट कंपनी। इनकॉर्पोरेशन कंपनी नहीं, कोई भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई एलएलपी भी आता है क्या इसके अंदर? नहीं, एलएलपी भी कंपनी के अंदर ही आता है, पर उसकी कंप्लायंसेस थोड़ी कम होती है। ठीक है, पर हम उसको अदर बिजनेस फॉर्म में डालेंगे। अदर बिजनेस फॉर्म में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप डालते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। ठीक है, क्या कहता है, विल अ कंपनी ऑफर सर्वल एडवांटेज ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, proprietorship and partnership. It is also come with certain disadvantage that business must consider before the choosing these structures. देखो भाई, बहुत ऐसे हैं जिनके इसके भी डिसएडवांटेज हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी के क्या डिसएडवांटेज है, कल की वीडियो में, कल के लेक्चर नंबर 2 में जाकर आप देख सकते हैं। कंपनी के मैंने एडवांटेज के बारे में बात करी थी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस वगैरह में या किसी चीज़ में? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर वॉइस की दिक्कत आ रही है, वीडियो की दिक्कत आ रही है, या क्लियरिटी नहीं है कुछ भी चीज़। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें इम्प्लाइड करके चेंज करके लेके आऊँगा, जिससे कि वीडियो और अच्छी बन सके। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट, पहला डिसएडवांटेज क्या है, बोलता है, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कहता है कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन एंड लीगल कंप्लायंसेस। सीधी सी बात भाई, कॉम्प्लेक्सिटी तो है, बिल्कुल है। कि देखो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, समझो। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है, देखो कहता है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। 2 बंदे होने चाहिए, दोनों के साइन लगेंगे, एक सीएस चाहिए होगा। ठीक है, आरओसी के पास जाएगा, आरओसी अप्रूव करेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, एमओए बनाना पड़ेगा, एओए बनाना पड़ेगा। ठीक है, एमओए में साइन चाहिए, एओए में साइन चाहिए, 2 सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे वो 2 डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है इनकॉर्पोरेशन। जीएसटी में क्या है, एक पेन एक आधार लो और एड्रेस के डाल के सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो। 2 बंदे मिलो, पार्टनरशिप डीड बनाओ, पार्टनरशिप डीड बना लो। रजिस्टर्ड कराना तो कराओ, नहीं रजिस्टर करा तो एक पार्टनरशिप डीड बना के बना पार्टनरशिप डीड का एक्ट लाओ। ठीक है, जहाँ पे साइलेंट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वर्किंग होगा। ठीक है, चलो, क्या कहता है, कंप्लायंसेस मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कहता है विच इज रिक्वायर्ड टू लीगल फॉर्मेशन लाइक ड्राफ्टिंग एमओए, है ना, सेटिस्फाइड टू इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, है ना। एमओए, एओए मैं पहले भी बता चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऐसे होंगे जो हम शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे, जैसे जनरल मीटिंग के लिए हम बोलेंगे जीआर, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हम एसआर बात करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए हम ओआर बोलेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स होंगे जो कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बोल देना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। 100% मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अपॉइंटिंग द एटलीस्ट 1 डायरेक्टर फॉर द प्राइवेट कंपनी एंड 2 फॉर द पब्लिक कंपनी। देखो, अभी जो 1 डायरेक्टर है ना, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर फॉर द प्राइवेट कंपनी है, 2, ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होने की टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट ये कंप्लायंसेस तो है ना, ये कंप्लायंसेस होनी चाहिए, है ना। Compare the sole proprietorship and partnership forming a company involving a higher cost, extensive paperwork and legal formation। सीधी सी बात है, अगर बात करें प्रोप्राइटरशिप फर्म की या पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी बनाने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, प्रोफेशन अगर आपका कोई भी सीए या सीएस आपके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन करेगा तो चार्जेस तो ज़्यादा ही लेगा। बट सोल प्रोप्राइटर में कम चार्जेस में हो जाएंगे, पार्टनरशिप में कम चार्जेस में हो जाएंगे। रीजन कि लीगल वर्क जो है सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप के अंदर कम है, और लीगल वर्क कंपनी के अंदर ज़्यादा है। तो प्रोफेशनल अपनी फीस भी ज़्यादा लेगा, वहाँ गवर्नमेंट फीस भी ज़्यादा लगेंगी डिन नंबर लेने में। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक डायरेक्टर का अपना नंबर होता है।
ठीक है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रही है और किसी को डायरेक्टर दिखा रहे हो तो उसका अपना डिन नंबर लेना पड़ेगा, उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। सेटअप इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया बोलता है मैनी स्मॉल बिजनेस प्रिपेयर द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब बोलोगे भाई सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ, आप अगर मार्केट में निकलोगे दुकान देखने के लिए तो दुकानों के अंदर जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी हिंदुस्तान के अंदर, भाई फैक्ट्रियाँ कम है, कंपनियाँ कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत कम है, पर दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं। आपके घर के आसपास इतनी दुकानें मिल जाएंगी, तो सब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है। अगर वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो किस में रजिस्टर करेंगे, सोल प्रोप्राइटर के अंदर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। कहता अवॉइड द कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कंप्लायंसेस कोस्ट। सीधी सी बात है, कंप्लायंसेस के कोस्ट क्या है, कंप्लायंसेस कोस्ट का मतलब रिटर्न्स वगैरह जो होती हैं, एनुअली रिटर्न हो गया, एमसी की रिटर्न्स हो गई, ठीक है, इनकम टैक्स हो गई, फिर उनके फॉर्म्स होते हैं। कंपनी के पास बहुत सारे लीगल्स ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कहती है कि भैया आपको हर महीने क्वार्टरली ये सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। वो सारे फॉर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे आएंगे, तो फॉर्म्स के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। फोर्स वर्सेस हार्ट-बोटल क्या कहते हैं, ये केस लो है, क्या इसका जजमेंट था, क्या इसका डायरेक्शन था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंपनी डिसाइड करता है मस्ट बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेकिंग द मैनेजमेंट मोर फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स। कहता है देखो यहाँ सोल प्रोप्राइटर में कोई भी डिसीजन लेना है, प्रोप्राइटरशिप आराम से डिसीजन ले लेगा, बट इसके केस में क्या है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अपना कोई डिसीजन लेना चाहता है ले सकता है, बट अगर डायरेक्टर अपना कोई डिसीजन लेना चाहता है कंपनी के बेस पे तो नहीं ले सकता है। अगर वो उसके पावर के बाहर है तो उसके लिए उसको बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब पूरा प्रोसेस होता है कुछ भी चीज़ करने के लिए कंपनी के अंदर। आप कंपनी के अंदर अपनी मर्जी से हर चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो उससे दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। चलो अब अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या अगला पॉइंट, हायर कोस्ट एंड हायर बर्डन, हायर कोस्ट एंड रेगुलेटरी बर्डन। सीधी सी बात है भाई, ये एक हायर कोस्ट भी होता है, रेगुलेटर क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013, फिलिंग एनुअल रिटर्न्स एंड मेंटेनेंस द रिकॉर्ड्स। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिलिंग द कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, अदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। सीधी सी बात है कंपनी के ऊपर लगते हैं ये रूल और करने पड़ते हैं सेबी रेगुलेशन के हिसाब से फॉर द पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और मार्केट के अंदर उनका पब्लिक के पास क्या स्टॉक्स है, तो उस पर सेबी रेगुलेशंस भी लगता है और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर एंड स्टॉक्स एक्सचेंज, दोनों को इसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कंपनी को, है ना। कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, कंपनी फेस हायर कंप्लायंसेस कॉस्ट एंड लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। बोलता है कि एग्जाम्पल में देखो, फाइलिंग क्या है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या रिक्वायरमेंट होता है, देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको क्या रिक्वायर्ड है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ये भी सेक्शन है जिसके अंदर बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर कोई जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि सारे स्टेटमेंट कंपनी को, डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। कौन से डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। फिर बोला गया ऑडिट एंड मैंडेटरी। भाई ऑडिट आर मैंडेटरी, मतलब भाई अगर आप कंपनी हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, तो आपका ऑडिट क्या होता है, मैंडेटरी होता है, इवन फॉर स्मॉल बिजनेस कंपनी। अगर आपका स्टार्टिंग कंपनी भी है तब भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब आप सोल प्रोप्राइटर हो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे भाई क्यों जरूरत नहीं है, ऑडिट के लिए एक लिमिट है, एक इनकम की लिमिट है, 1.5, मान लो अगर 1.5 करोड़ की गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है या 5 करोड़ की लिमिट दे रखी है। दो तरह की लिमिट होती है, जिसके अंदर सेल का अलग होता है, टैक्स ऑडिट का अलग होता है, क्या स्टैच्यूटरी ऑडिट का अलग होता है, और स्टैच्यूटरी ऑडिट के लिए अलग रूल है और टोटल इनकम के लिए रूल अलग है, ठीक है। वो ऑडिट के अंदर आता है और इनकम टैक्स के अंदर आता है। कंपनी में भी है, कंपनी के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा जब हमारा ऑडिट का चैप्टर आएगा, हमारे सिलेबस में अगर आएगा तो मैं आपको कराऊंगा वो भी। बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑडिट क्या होता है, मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए, चाहे कंपनी स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो। बट सोल प्रोप्राइटर के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है। अगर उसकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो किसी भी तरह के ऑडिट में वो नहीं आता है। 1.5 करोड़ से ऊपर तभी उसको ऑडिट लगेगा, और उसमें भी अगर वो अपने टर्नओवर का
6% या अगर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करता है और 6% दिखा देता है अपने प्रॉफिट को, तो वो भी लिमिट उसकी 3 करोड़ तक की सेल की चली जाती है। 3 करोड़ की सेल का मतलब पूरे साल में अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप 3 करोड़ की सेल करता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। 3 करोड़ की सेल करता है तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और 3 करोड़ की सेल पर 6% का प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर 6% का प्रॉफिट कम दिखाता है तब उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया, फेलियर कंप्लाई कैन रिजल्ट इन पेनल्टी एंड लीगल एक्शन। सीधी सी बात है भाई, देखो पेनल्टी और लीगल एक्शन तो दोनों जगह है, पेनल्टी और लीगल एक्शन दोनों जगह, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो। बट जब बात हम करेंगे कि हायर कहाँ है और कम कहाँ है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बहुत कम कंप्लायंस पेनल्टी होती है, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हायर पेनल्टी होती है। अगर आप डायरेक्टर हो अपनी कंपनी में और आपने अपनी KYC नहीं कराई, तो KYC की डेट जैसे निकल गई तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी है, समझ लो। आपके ऊपर आपकी जो पेनल्टी पड़ेगी वो 5,000 की पड़ जाएगी। अब 5,000 की पेनल्टी दो तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। और यही दिन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सोल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आपको रिटर्न फाइल करनी है, मैक्स पर डे का 50 रुपये CGST, 50 रुपये HGST, मतलब सॉरी 25 रुपये CGST, 25 रुपये HGST, मतलब टोटल 50 रुपये की पेनल्टी लग रही है अगर कोई भी रिटर्न आप GST रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हो तो यहाँ कंप्लायंसेस कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम, मिनिमम कॉस्ट है कंप्लायंसेस के नाम पे। चलो अब बात करते हैं लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सीधी सी बात है भाई, कंपनी अगर आप हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के साइड पे आपको पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कौन ऑथराइज डायरेक्टर है, कौन को डायरेक्टर नहीं है, कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट इनकम सब आपको दिखाना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज के अंदर। देखो लिखा हुआ है, कहता है कंपनी इज स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी और स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी, बोलता है कि कंपनी और स्पेशल में पब्लिक कंपनी, मतलब कंपनी तो प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी कंपनी है। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या कर रहा है, कह रहा मस्ट बी डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड मीटिंग्स एंड शेयर होल्डर डिटेल्स। कहता है उसके शेयर होल्डर्स कौन से हैं वो सारे, और क्या कहते हैं जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके सब उसको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के अंदर। दिस लेवी ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप विच इज इंजॉय ग्रेटर कॉन्फिडेंसली। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मेरे पे कोई लेवल नहीं है कि सरकार को मैं ये बताऊं कि मेरे पास पैसा किसने इन्वेस्ट कर रखा है, कि सरकार से मतलब है कि मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊं, इनकम है, इनकम टैक्स भरूं, खत्म। बहुत कम क्लाइंट्स हैं, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैंने प्रॉफिट क्या किया क्या नहीं किया। सरकार को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है बस, सोल प्रोप्राइटर में। बट जब बात कंपनी की आ जाती है, सरकार कहता है मुझे सिर्फ टैक्स से मतलब नहीं है, मुझको ये भी जानना है कि तुमने क्या कमाया, कहाँ कमाया, कितना खर्च किया, कैसे किया, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मेरे साथ साथ MCA की साइड पे तो डालो ही डालो और पब्लिक को भी बताओ। मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शेयर होल्डर डिटेल्स दोनों ही आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये जजमेंट से कुछ, चलो बोलता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप। क्या बोला, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। क्या बोलता है, पढ़ते हैं। कहता है इन अ कंपनी ऑनर्स शेयर होल्डर टू डू डायरेक्टली कंट्रोल मैनेजमेंट, है ना, डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल मैनेजमेंट। कहता है कंपनी के अंदर क्या होता है, ऑनर क्या है, कंपनी के अंदर ऑनर कौन है भाई, शेयर होल्डर ऑनर है, पर वो डायरेक्टली कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, है ना। ऑनर होने के बावजूद भी भाई मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, मान लो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, मैं किसी कंपनी का मेंबर हूँ, बट मैं डायरेक्टली वो नहीं कर सकता। ये इसका सबसे ज़्यादा क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। यही कारण तो कंपनी में फ्रॉड ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कंपनी के लिए, ठीक है। क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मेक अ डिसीजन विच में नॉट ऑलवेज एलिगेन विथ शेयर होल्डर इंटरेस्ट। मतलब कहता है भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है, डिसीजन विच नॉट ऑलवेज एलिगेंट विद द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। दिस कैन बी लीड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसमैनेजमेंट। सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मान लो कोई डायरेक्टर है, कुछ करना चाह रहा है कंपनी के अंदर, और शेयर होल्डर हैं अलग अलग, वोटिंग राइट्स होते हैं। देखो किसी के पास एक शेयर है तो उसकी एक वोटिंग राइट है, किसी के पास दो है तो उसके पास दो वोटिंग राइट्स है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर कि वो SR पास कर रहा है कि वो OR पास कर रहा है, ठीक है। पर
वहाँ जो भी डिसीजन, जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा, सब के सब किस पे डिपेंड है? सब के सब डिपेंड है शेयर होल्डर की वोटिंग पे। अगर एक शेयर होल्डर कुछ कराना चाहता है वो अपनी वोटिंग देगा, जिससे कि दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है भाई? सीधी सी बात है, इससे दिक्कत हमें ये होती है कि हम कंपनी जो है काम नहीं कर पाते हैं, कंपनी का काम नहीं कर पाती है और उसको इस चीज़ में काम करने में दिक्कत आती है। ठीक है, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। यही कारण है कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई जगह डिसीजंस को लेके। ठीक है, केस स्टडी है टाटा एंड सन क्रूज मिनिस्ट्री का 2019 का, इसको पढ़ना आराम से। टाटा एंड सन कहता है मैनेजमेंट डिसीजन में गो अगेंस्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। मैनेजमेंट का डिसीजन क्या हो गया? अगेंस्ट चला गया शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अंदर, है ना। तो ये डिसएडवांटेज है कि मालिक होने के बावजूद उनका इंटरेस्ट, शेयर होल्डर कौन है? ऑनर है, पर मालिक होने के बावजूद भी उनके डिसीजन को नहीं माना गया। हायर टैक्स रेट कंपेयर टू सेल प्रोप्राइटरशिप। सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कम होता है टैक्स रेट, क्योंकि उसके अंदर एक इंडिविजुअल होता है, उसको एक बेसिक लिमिट दी जाती है। कंपनी के अंदर कोई बेसिक लिमिट नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी आएगा उसका सीधा 30% लगा दो। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहता है कंपनी आर द टैक्सेड एट द हायर रेट देन इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज टैक्सेड एज अ इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? इंडिविजुअल टैक्स स्लैब, पर उसके अंदर हायर रेट है। कंपनी के अंदर क्या है? हायर रेट है, और सोल प्रोप्राइटर में क्या है? कम है ना, इंडिविजुअल बेस पे चल रहा है। और कंपनी क्या कहता है? फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कंपनी का फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट सीधा सीधा 30%, पर उसमें नहीं चलता है। उसमें स्टार्टिंग क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? स्टार्टिंग एट द रेट 5% से, 5% से 5, जो है नया स्लेब आया कि 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, फिर जाके 6 लाख से 9 के बीच में 10%, 10 लाख से ऊपर का, इस तरीके से वो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बेगा क्या। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है? कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप 5% एंड 5 to 30%, मतलब 5 से जा रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, एज पर इनकम स्लैब। बट कंपनी के अंदर सीधा क्या? 25 से 30 फ्लैट रेट प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब जो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके शेयर होल्डर को भी उनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड पॉलिसी। भाई सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसमें भी डिविडेंड पॉलिसी होता है कि प्रॉफिट का हिस्सा पहले कहाँ कहाँ बटेगा। ये भी कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स में डायरेक्टली वो नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो नहीं बांट सकते हैं। उनको क्या करना पड़ता है? पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ता है डिविडेंड्स विच आर द टैक्सेस ट्विस्ट, है ना, टैक्सेस के ट्विस्ट पे। फिर बोलता है एट द कॉर्पोरेट लेवल पे। फिर बोला गया व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर टू शेयर होल्डर्स, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूटर टू शेयर होल्डर। मतलब समझ में आ रहा है? देखो कहता है कि जो कंपनी है ना, कंपनी क्या है? डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर प्रॉफिट्स नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर डिविडेंड करना पड़ता है विच द टैक्स आर ट्विस्ट, है ना। और बोलता है कि ऑल द कॉर्पोरेट लेवल, सारे कॉर्पोरेट लेवल को करना पड़ता है। फिर व्हेन डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, जब सारे कॉर्पोरेट लेवल को कंप्लीट करता है तब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बोला गया सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स कैन विड्रॉ प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सीधी सी बात है, प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटर मेरी अपनी दुकान है, मैंने जब चाहे पैसा निकाल देना, जब चाहे पैसा निकाल देना। देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ बीच क्लास के अंदर, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास को पूरा सुनना, बोर मत होना। रीज़न कि भाई कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। हम अभी मार्च में खड़े हैं, मतलब मार्च में आ जाएंगे अब कल से। ठीक है, अभी ये वीडियो मैं 28 फ़रवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मार्च लग जाएगा। छोटी चीज़ समझना, बहुत कंटेंट है भी मुझे आपको बताना है और बहुत कम टाइम है मेरे पास में, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में डायरेक्टली पढ़ाऊँ आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर करूँ। ठीक है, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है कि मैं पूरा का पूरा कंपनी लो, एक एक करके जितना भी मैक्स टू मैक्स कंटेंट में ला के सेक्शंस वाइज, केस लॉज वाइज और एग्जांपल वाइज बता सकूँ। जहाँ मुझे लगता है कि एग्जांपल पे या केस लॉ पे जोर देना है वो मैं जोर देता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझाने की। ठीक है, और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और कोशिश करो कि मेरे साथ टच में रहो। वीडियो आए हैंड टू हैंड देख लो, भाई 20 मिनट की वीडियो है, देख लोगे तो आपका फ़ायदा है। एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा या एग्ज़ाम रिलेवेंट वीडियोस डालूंगा तो वो वीडियोस आपको समझ में आएगा
क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ रेफरेंस दूंगा इन वीडियोस का, इन लेक्चरों का, कि भाई मैंने फलाने लेक्चर में फलाने उसमें कहा था, तो आपको फिर वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है, वहाँ पढ़ने में समस्या ना हो, वहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी भला हो सके। सबका भला, कहते हैं सबका विकास देश का विकास। तो जब सबका विकास होगा तो देश का विकास होगा, और आप भी सबका विकास सोचो, फिर देश का विकास होगा। चलो, अब हमारे पास पॉइंट आया कि ऊपर वाला थोड़ा क्लियर कर देते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ तो। क्या बोला है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड। भैया कंपनी के अंदर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस होता है। प्रॉफिट को वो बांट नहीं सकता, वो डायरेक्टली शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मार सकता, प्रॉफिट हुआ बांट दो शेयर होल्डर, नहीं। उसका एक कॉर्पोरेट लेवल होता है, उन सारे लेवल को कंप्लीट करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करता है। जब वो टैक्स को डिविडेंड डिक्लेयर करता है और शेयर होल्डर में पैसे बढ़ते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अपने अपने घर लेके जाओ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लीगल डिस्प्यूट एंड रिस्क एंड लॉ सूट्स। देखो, जब लीगल डिस्प्यूट होता है और रिस्क होता है तो लॉ सूट में क्या बोला? कहता है लीगल डिस्प्यूट, ये रहा, कहता है कंपनी आर ऑफेन सब्जेक्ट टू लीगल डिस्प्यूट सच ए शेयर होल्डर कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन इश्यूज या लॉ सूट्स, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रेगुलेशन इश्यूज को और लॉ सूट्स को लेकर। बट कहता है इफ डायरेक्टर वायलेट कॉर्पोरेट लॉज दे कैन बी फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर डायरेक्टर कोई वायलेंस लो की वायलेंस कर लेता है तो उसको क्या करा जाता है? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन देता है। बट कि ऐसा सोल प्रोप्राइटर में नहीं है भैया, उसे क्रिमिनल नहीं माने। मान लो अगर कोई गलती कर दी तो क्रिमिनल नहीं देगा। पर कंपनी के अंदर कुछ अगर गलत कर देता है डायरेक्टर, कोई लॉ के अगेंस्ट चला जाता है, लॉ को गलत लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, भाई रिटर्न फाइल नहीं करी या शेयर होल्डर को रिपोर्ट्स नहीं दिया या कुछ भी घोटाला कर लिया या कुछ भी अपने बारे में उसने सोच लिया, कंपनी से हटा के कंपनी से कुछ निकाला उसने, तो उसको क्या एज ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन माना जाता है, एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ। बोलता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग स्पीड एंड, ये क्या पढ़ेंगे भाई? इसको पढ़ेंगे ब्रिक्री स्पीड एंड ब्रिक्री। क्या बोलता है? कहता है अनलकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वेयर द ओनर मेक अ क्विकली डिसीजंस। सीधी सी बात है, कंपनी मस्ट फॉलो बोर्ड मीटिंग्स, है ना, बोर्ड मीटिंग्स, वोटिंग प्रोसीडर, जो भी वोटिंग प्रोसेस मैंने बताया, एसआर और ओआर। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंप्लायंस रेगुलेशन बिफोर द टेकिंग एक्शन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप तुरंत एक्शन ले सकता है। कंपनी को लेने के लिए बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़ेगी, वोटिंग प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर जाकर कोई एक्शन लेगा, ठीक है। स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग एंड इनफ्लिकेंट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। सीधी सी बात है, स्लो डाउन डिसीजन लेगा, कब डिसीजन लेगा, कब मार्केट में काम करेगा, कब वो प्रॉफिट कमाएगा। चलो अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट। कहता है कॉस्टली बाइंडिंग अप प्रोसेस। सीधी सी बात है, बाइंडिंग अप प्रोसेस भी कॉस्टली है। बाइंडिंग करेगा, फिर जब वो बाइंडिंग अप करेगा तो देखो क्या कहता है? कहता है क्लोजिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपनी को बंद करना। कहता है शट डाउन अ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप तुरंत कर देते हैं, पर कंपनी को मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। बोलेगा कंपनी एक्ट 2013 मैंडेटरी फॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसेस विच इज अ कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब बोलोगे इसमें तो सेक्शन है भाई, बाइंडिंग अप का पूरा सेक्शन है। जब मैं एक बार कंपनी लॉ पे आऊँगा ना इन सब चीज़ों को पढ़ा के, तो मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं एक शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, है ना, डेली बेसिस पे शॉर्ट डालूंगा, जिसके अंदर मैं ये डालूंगा कि पर सेक्शन में क्या कहता है। एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मतलब पूरे भी कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में जितना सेक्शन बता सकूँ, और कोई पार्ट रहेगा तो उसको पार्ट करके हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताएंगे। और वो शॉर्ट्स डालूंगा जिससे कि आप उस शॉर्ट्स को स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करते करते भी आप काफ़ी ज़्यादा कंपनी लॉ के नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कंपनी लॉ का शुरू किया है, ये आगे होगा तो मैं आगे अदर लॉज भी कवर करूँगा जिससे कि आपको आसानी हो सके, ठीक है। उसके शॉर्ट्स भी बनाऊँगा। चलो क्लियर। आ जाओ नीचे, क्या कहता है सबसे मेन पॉइंट्स जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट यहीं ख़त्म हो जाता है। चलो कहता है कंपनी, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। कहता है
कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसके अंदर हाई है, इसमें लो है, ये मॉडरेट है। देखो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना, सेम है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।